हेलो फ्रेंड्स, मैं विकास आनंद आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने स्टडी चैनल लक्ष्य अकेडमी पर। यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट पर विजय की तैयारी जो हमारी रथ यात्रा चल रही है, उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसमें प्रॉपरली सवार होंगे और अपनी विजय जरूर करेंगे। और इस बार का जो सीक्वेंस ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ, आर पार की लड़ाई है भाई। या तो जॉब मिलेगा या तो घर में बैठे रहोगे, तो दो में से एक काम तो करना क्या है, जॉब लेना है। ज़्यादा दिन तक कितने पढ़ते रहोगे यार, जॉब लो उसके बाद पढ़ाई करना, ठीक है ना। चलिए, और अभी तक हम लोगों ने टोटल 21 क्लास कर लिए हैं इसके। आज ये हमारा 22वां क्लास होने वाला है। 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज होंगे आपके सामने, और उम्मीद करते हैं कि इनमें से आपका एटलीस्ट 9 स्कोर तो पक्का होगा। ठीक है, अगर आपके 9 स्कोर हैं, इसका मतलब आपका प्रॉपर एग्जाम की तैयारी चल रही है। और जिन्होंने अभी तक लक्ष्य अकेडमी ऐप डाउनलोड नहीं किया है, जरूर डाउनलोड कर लेंगे, या टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो कर लेंगे, दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज यार, लोग बड़े कंफ्यूजन में हैं किस चीज को लेकर कि सर एग्जाम कब होने वाला है। भाई जब होगा तब होगा, बट तैयारी ऐसी रखो कि यार कल भी एग्जाम हुआ ना, हाँ मैं प्रिपेयर हूँ। सिंपल सी बात, अगर कल भी एग्जाम हो जाए तो यस मैं प्रिपेयर्ड हूँ, कोई किंतु परंतु नहीं है। बट फिर भी एक चीज बता दूं, एडमिट डेट, एग्जाम का डेट अनाउंस्ड होने, एडमिट कार्ड आने और उसके बाद एग्जाम होने, इस बीच में कम से कम आपको 10 से 15 दिन का टाइम मिलेगा। 10 से 15 दिन का टाइम आपको जरूर मिल जाता है। तो आप ये मान के चलो कि भैया आज से 10 से 15 दिन, कल से 10-15 दिन, तो ये चीज दिमाग में हमेशा रखो और उसी के हिसाब से अपनी प्रिपरेशन को मजबूत रखो, ताकि जब भी एग्जाम हो जॉब आपकी पॉकेट में जरूर आ जाए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं एमसीक्यू। पहले ये रहा आपके सामने पहला क्वेश्चन, द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू प्लान एंड ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बोला जा रहा है कि यहां पर हमें बताना है कि ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, टू प्लान एंड ऑडिट फाइनेंशियल स्टेटमेंट की, किस तरह से वो प्लानिंग करेगा रिगार्डिंग ऑफ ऑडिट। ये किस स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट में आता है, 200, 210, 300 या 315। स्टैंडर्ड ऑफ ऑडिट से जुड़े हुए एमसीक्यूज बहुत कम देखने को मिलते हैं, बट हमने आपके सीरीज में अभी तक 22 जो क्लास हुआ है, इनमें लगभग हमने आपके 4 से 5 स्टैंडर्ड्स को डिस्कस किए हुए हैं। ये स्टैंडर्ड्स वैसे हैं जो एग्जाम में रिपीटेड तौर पर देखे जाते हैं, सो इनको अच्छे से ध्यान रखना है। एंड राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऑडिट स्टैंडर्ड ऑफ 300, जिसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट की रिपोर्ट कैसे तैयार करनी है, उसकी क्या प्लानिंग होनी चाहिए, प्रोसीजर्स क्या होगा, उन सभी चीजों के बारे में प्रॉपरली डिस्क्राइब किया गया है विथ डिटेल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ ऑडिट प्लानिंग एक्टिविटी। इनमें से कौन सा ऑडिट की प्लानिंग एक्टिविटी का एक हिस्सा नहीं है। देखो, नहीं है वाले क्वेश्चंस पे मोस्ट इंपॉर्टेंटली फोकस करना है, क्योंकि वो काफी ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रखते हैं, बिकॉज ऑफ उससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। प्लानिंग एक्टिविटी का हिस्सा नहीं है अगर ये पूछा जा रहा है। देखो ऑप्शंस देखते हैं, डिटरमाइनिंग द नेचर, टाइम एंड एक्सटेंड ऑफ रिस्क असेसमेंट। हमें क्या बताना है भाई, नेचर देख रहा है, टाइम, उसकी टाइम मैनेजमेंट देख रही है, उसके रिस्क को चेक कर रहा है। ऑफ कोर्स ये चीज जरूर आएगी ऑडिट प्लानिंग में। नेचर, टाइम, एक्सटेंड ऑफ सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स, बिल्कुल ये भी हम लोग देखेंगे कि क्या प्रोसीजर्स है, किस तरह से आपकी जो सीमा है, एक तरह से बोल सकते हैं कार्य करने की जो प्रणाली है, उसको किस तरह से चेक होगा वो। अंडरस्टैंडिंग टर्म ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट विद द क्लाइंट। ऑडिट इंगेजमेंट विद क्लाइंट कहने का मतलब होता है कि मेरा काम का प्रोसीजर्स क्लाइंट के साथ में कैसे होगा वो उसको समझाना। नहीं भाई, वो मुझे बनाना है। प्लानिंग एक्टिविटी जो होती है वो एक ऑडिटर के पॉइंट ऑफ व्यू से होती है, ना कि क्लाइंट के पॉइंट ऑफ व्यू से बनती है। तो ये एक्टिविटी का एक हिस्सा नहीं होगा। सो ऑप्शन नंबर सी, यहाँ पर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी एक राइट आंसर होगा। ठीक है, चलो एंड में जरूर कमेंट करके बताना है कि भैया 10 में से कितने स्कोर किए हैं, ये भूलना नहीं है आप लोगों को। Planning and audit involve establishing the overall audit strategy for the engagement and dash। बोला जा रहा है कि जब आप एक प्लानिंग बनाते हो ऑडिट की, जिसके अंदर में सारी चीजें डाली जाती है ऑडिट के स्ट्रेटेजी के रिगार्डिंग में, मतलब अपनी पूरी तैयारी की है, तो उसमें क्या डालते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंगेजमेंट तो डालते हैं, तो भैया दूसरी चीज क्या उसके अंदर स्टैब्लिश करते हैं, उसके अंदर हम लोग डेवलप करते हैं ऑडिट प्लान। ऑडिट प्लान मतलब ऑडिट के काम करने का तरीका, एक ब्लूप्रिंट जिसे हम लोग बोलते हैं।
हम लोग क्या तैयार कर रहे हैं, ब्लू प्रिंट तैयार कर रहे हैं कि हम किस तरह से ऑडिट को करेंगे, मतलब ऑडिट हमारा किस तरह से होगा, ठीक है ना। सो ऑप्शन नंबर ए इज अ राइट आंसर। क्लियर है, चलो बहुत अच्छी बात। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो हमारी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होती है, इनकम आर अलाउड डिडक्शन इन बिजनेस प्रोफेशंस का क्वेश्चन है। उसमें बोला जा रहा है जो हमारे प्रारंभिक खर्चे होते हैं, जो प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस होता है, उनको डिडक्ट करने का जो अमाउंट होता है वो कैसे डिडक्ट होगा। जितनी भी अमाउंट खर्ची हुई है उसको 10 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट में बांट दो, 5 में बांट दो, फुल ले लो। अब यहाँ वो फुल का मतलब क्या है, सबसे पहले ये समझो। फुल का मतलब होता है एक एनुअल ईयर में। क्योंकि हमें पता है कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस एक बार में अगर हो जाता तो कैपिट तो इसको डेफर्ड रेवेन्यू में नहीं डालते, तो ये तो होगा नहीं, ये ऐसे ही काट दो। अब बच गया भाई 5 और 10, इनमें से कौन सा आएगा। क्योंकि ये डेफर्ड रेवेन्यू का एक हिस्सा है तो 5 भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है। जब डिडक्शन की बात हो रही है तो इसका मतलब ये इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में है, और इनकम टैक्स के रिगार्डिंग में है। सो इसका राइट आंसर है 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट। सपोज आपकी खर्ची जो हुई है वो 5 लाख हुई है। अब क्या करें, 5 लाख को 5 से डिवीजन कर दे और हर साल आप 1 लाख रुपए का रिटर्न ऑफ कर सकते हो। इतना का आप डिडक्शन क्लेम कर सकते हो, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, रिटर्न ऑफ अलग है, डिडक्शन अलग है। डिडक्शन इज अ पार्ट ऑफ इनकम टैक्स एंड रिटर्न ऑफ इज अ पार्ट ऑफ अकाउंटिंग। तो दो अलग अलग चीजें हैं, तो दोनों को मिक्स नहीं करना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन, इन केस द एसएससी फॉलोज मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग। जो एसएससी है वो हमारा फॉलो कर रहा है क्या, मर्केंटाइल अकाउंटिंग सिस्टम फॉलो कर रहा है, और उसके अंदर में बोनस, कमीशंस, ये सभी चीजें आ रही हैं एम्प्लॉय को। तो यहाँ पर जो अलाउड होगा डिडक्शन वो किस बिहाफ पर होगा, ऑन ड्यू बेसिस, ऑन पेमेंट बेसिस, ड्यू बेसिस बट सब्जेक्ट टू सेक्शन 43B, या फिर इनमें से कोई भी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप मर्केंटाइल सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इस्तेमाल करते हो तो ये सिंपल सा चीज को दिखाता है कि 43B आपको यूज करना होगा, और ये सभी चीजें ड्यू बेसिस पर काम करती है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ये सारे क्वेश्चंस आपके पार्ट ऑफ बिजनेस एंड प्रोफेशंस का है। तो वो इनकम टैक्स में आपके सैलरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा वेटेज रखता है। बट जो सेक्शन है वो सेक्शन कहीं ना कहीं आपके दूसरे पार्ट्स में भी देखने को मिला हुआ है। तो इनको भी आप कुछ पॉइंट जो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं मैं उनको आपके साथ कवर कर रहा हूँ, तो इनको जरूर देखना है, मिस बिल्कुल भी नहीं करना है बॉस। और अगेन जो हमारी स्पेशल 40 आवर बैच है, देखो ये 40 आवर बैच की एक खासियत बताता हूँ। जो लोग अभी स्टार्टिंग से तैयारी कर रहे हैं, जो लोग मान लो अभी तैयारी ही करना स्टार्ट किए हुए हैं, मैं उनके बता दूं। मान लो कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रॉपरली तैयारी हो चुकी है तो उनको रिवीजन करना है, तो ये रिवीजन्स के लिए परफेक्ट बैच है। जो लोग अभी तक तैयारी स्टार्ट नहीं किए हैं उनको भी तैयारी करना है, उनके लिए प्रॉपर बैच है। इस बैच में आपको कंप्यूटर के ओ लेवल और कॉमर्स की कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर्स मिलती है, जो कि 40 आवर में स्पेशली डिजाइन की गई है। 40 आवर, देखो मैसेज मैं हमेशा बोलता हूँ 10 से 15 दिन का टाइम है। अगर आप डेली अगर आप 4 घंटे स्टडी भी करते हो 10 दिन के अंदर में, तो ये कोर्स 40 घंटे में खत्म हो जाती है। जैसे ही आपने अपना टाइम ड्यूरेशन बढ़ाया, से मान के चलो आपने सिर्फ डेली 5 घंटा पढ़ना स्टार्ट किया, यार ये 8 दिन में कवर हो जाएगी, और 2 दिन का जो बोनस टाइम बचेगा ना, इस 2 दिन में आप जो चीजें रिवाइज करनी है उनको रिवाइज कर सकते हो, जिसमें आपको डाउट्स है उनको अच्छे से और स्टडी कर सकते हो। सपोज 6 घंटे दिया, अब तो और बल्ले बल्ले है यार। तो अगेन जिन्होंने अभी तक स्टार्टिंग नहीं की है, प्रॉपरली सिक्वेंसली क्लासेस स्टार्ट करो। कंप्लीट रिकॉर्डेड लेक्चर है, टाइम की कोई बाउंडेशन नहीं है, जब इच्छा तब स्टडी कर सकते हैं। लाइव रिवीजन भी ऑलरेडी चल रही है बैच में, डाउट क्लासेस भी चल रही हैं, लाइव एमसीक्यूज क्लासेस भी होने वाली हैं, ठीक है। ये सभी चीजें सीक्वेंस से मिलने वाली है। कंप्यूटर इंग्लिश हिंदी की आप पीडीएफ नोट और एमसीक्यूज दोनों देखने को मिलेगा इसमें। कोई भी क्वारीज हो आप हमारी ऑफिस के नंबर पे कॉल करके अपनी क्वारीज को दूर कर सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन में ऐप का लिंक दिया हुआ है। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं इसी के साथ। द अमाउंट ऑफ सब्सक्रिप्शन रिसीव फ्रॉम मेंबर, हमने क्या बोला जा रहा है, सब्सक्रिप्शन रिसीव हुआ है किसके द्वारा भाई, मेंबर्स के द्वारा, बाय नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन ने सब्सक्रिप्शन रिसीव किया है
मेंबर्स के द्वारा, तो इसे शो किया जाएगा, हमें ये बताना है। कहाँ शो करेंगे, चलो फटाफट बताओ। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार देखने को मिलते हैं। सबसे पहली चीज तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो होगा क्रेडिट साइड में। क्या होगा, क्रेडिट साइड में शो किया जाएगा। चलो अगला, अच्छा यहाँ पर सब्सक्रिप्शन है इसीलिए इनकम एंड एक्सपेंडिचर का पार्ट बन गया। यहाँ पर अगर सब्सक्रिप्शन के जगह पे होता सपोज मान के चलो मेंबर फी, अगर ये मेंबर फी देते तो वो कहाँ जाता है, ये कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है ना। चलिए आगे देखते हैं। CBDT, सर्कुलर इशूड बाय CBDT आर बाइंडिंग इन। जो CBDT है वो जो सर्कुलर्स बनाती है, जो रूल रेगुलेशंस बनाती है, वो किसके ऊपर बाइंडिंग होती है, मतलब किसके ऊपर बाध्य है पूरा करने के लिए। SSC के ऊपर, इनकम टैक्स अथॉरिटी के ऊपर, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। चलिए फटाफट चूज कीजिए अपना राइट आंसर। और यहाँ पर कॉमन मिस्टेक देखने को मिला है, यहाँ पर ज्यादातर लोग इसको C चूज करते हैं, बट राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, इनकम टैक्स अथॉरिटी। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर B, इनकम टैक्स अथॉरिटी। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इन इनकम टैक्स, इनकम इंक्लूड्स द फॉलोइंग टाइप्स। इनकम टैक्स में इनमें से किस तरह के इनकम को इनकम टैक्स में इंक्लूड किया जाता है। लीगल इनकम, इलीगल इनकम, बोथ, या इनमें से कोई नहीं। मतलब अगर आपके ऊपर इनकम टैक्स का छापा मारा गया है तो बताओ वो किस तरह के इनकम को कंसिडर करेंगे, आपके लीगल इनकम को, इलीगल इनकम को, बोथ को, या इनमें से कोई नहीं। तीसरा कौन, वो बोथ, नन तो होगा नहीं भाई, नन तो काट ही दो, या तो लीगल या तो इलीगल या तो दोनों। एंड राइट आंसर इज बोथ। इनकम टैक्स अथॉरिटी भैया ऐसे ही है, आप गलत तरीके से पैसा कमाओगे उसको कोई मतलब नहीं है, वो पहले बोलेगी भैया मुझे टैक्स दो, केस बाद में करेगी, केस लगा के आपको जेल में बाद में डालेगी, पहले वो आकर के आपसे क्या वसूल करेगी, टैक्स वसूल करेगी। बोलेगी भैया टैक्स पहले दो, बाद में टैक्स दो, पेनाल्टी दो, जो देना है दो, पूरा पैसा लेके चल जाएगी, वो सब कर लेगी पहले। सेकंड काम क्या करेगी, उठा के जेल भेजेगी। ठीक है, तो दोनों तरह पे चलते हैं, लीगल भी इलीगल भी। तो अगर आप लोग को इलीगल इनकम करते हैं तो भाई बंद कर देना, ठीक है ना। चलो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। डोनेशन रिसीव फॉर अ स्पेशल पर्पस। डोनेशन मिला है स्पेशल पर्पस के लिए, कहां पर शो करेंगे। एनपीओ में हमने आपको पढ़ाया है कि जो डोनेशंस होते हैं वो जनरल पर्पस भी होते हैं, स्पेशल पर्पस भी होते हैं। से स्पेशल पर्पस के लिए है, मान के चलो मुझे बिल्डिंग बनाने के लिए डोनेशन मिला है, अब कहाँ जाएगा। बिल्डिंग इज अ पार्ट ऑफ एसेट, बिल्डिंग इट इज अ पार्ट ऑफ एसेट, और जब तक हम उस पैसे को बिल्डिंग बनाने में यूज नहीं कर लेते हैं तब तक वो मेरे बैलेंस शीट में पड़ा हुआ रहेगा। बनने के बाद उसकी जो वैल्यूएशन होगी वो भी बैलेंस शीट में पड़ा रहेगा। तो अल्टीमेटली ये कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में जाएगा। सो द क्रेडिटेड टू सेपरेट अकाउंट। सबसे पहली चीज तो इसके लिए एक सेपरेट अकाउंट बनाना होगा और इसको शो किया जाएगा कहाँ पे, बैलेंस शीट के अंदर में। बी इज द राइट आंसर। ठीक है, आखिरी क्वेश्चन आज की सीरीज का। फाइनेंस बिल बिकम द एक्ट व्हेन इट इज पास्ड बाय। फाइनेंशियली एक बिल पास हुआ है, वो कानून यानी कि एक्ट कब बनेगा, हमें ये बताना है। बताओ फटाफट क्या होगा। बेसिक सा सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो किसी भी बिल को सबसे पहले पार्लियामेंट में लाया जाता है, वहां से वो पास होता है, ठीक है ना। तो पार्लियामेंट, लोकसभा और जो हमारे राज्यसभा है, दोनों सभाओं में ये पास होगा। दोनों सभाओं में सपोज कोई बिल आया वो पास हो गया, जैसे कि जीएसटी, ठीक है ना, राज्यसभा, केंद्रीय सभा, लोकसभा, इन दोनों में पास हुआ। उसके बाद उस पर प्रेसिडेंट के सिग्नेचर होने चाहिए। आफ्टर प्रेसिडेंट सिग्नेचर वो एक कानून बन जाता है। क्या बन जाता है, एक कानून बन जाता है, एक लॉ बन जाता है, एक एक्ट बन जाता है। तो यहाँ पर राइट आंसर हम बोल सकते हैं कि बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट, दोनों पार्लियामेंट में वो पास होना चाहिए। आफ्टर दैट उस पर प्रेसिडेंट साहब का सिग्नेचर होना चाहिए। जब तक प्रेसिडेंट का सिग्नेचर नहीं होगा तब तक वो लॉ नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज अ राइट आंसर। तो ये थे भैया 10 क्वेश्चन। 10 में से कितने स्कोर किए, अगर आपने 9 स्कोर किए हैं देन वेल एंड गुड, नहीं किए हैं तो भैया दिक्कत होगा। क्योंकि इस बार की जो स्कोरिंग गई है, जो सितंबर में एग्जाम हुआ था, नहीं अगस्त में जो एग्जाम हुआ था, उसकी जो रिजल्ट आई है ना, उसकी स्कोरिंग काफी ऊपर है। तो अगर उसकी स्कोरिंग ऊपर है तो जो नई एग्जाम होगी उसकी स्कोरिंग तो भाई उससे भी ऊपर होगी। रीजन क्यों ऐसा, क्योंकि लोग ऑलरेडी तैयारी करते आ रहे हैं और दोबारा उनको एग्जाम देने का मौका मिला है।
और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है वो तो जी जान लगा के रखे लगे हुए भैया कि हम तो लेके रहेंगे भाई, एक बार दे दिया दूसरी बार तो नहीं छोड़ने वाला है। तो सोच लो आपकी कॉम्पिटिशन किस नेक्स्ट लेवल पर जा रही है। तो अगर सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे, मैं हमेशा बोलता हूँ सिस्टमेटिक नहीं पढ़ोगे, पहले थ्योरी नहीं पढ़ोगे, पहले चीज़ों को प्रॉपरली नहीं पढ़ोगे, जॉब तो भैया मुश्किल है। इतना आज़ाद नहीं है, हलवा नहीं है, सिंपल सी भाषा में हलवा नहीं है बॉस, वो तो सबको ले लिए होते हैं। तो मेहनत करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए मिलते हैं अगेन अगले क्लास में। और जिन्होंने अभी तक ऐप डाउनलोड करके कोर्स इनरोल नहीं किया, फटाफट इनरोल कर लो। और कोई भी क्वारीज हो तो हमारे ऑफिस के नंबर पे आप कॉल करके पूछ सकते हैं अपनी क्वारीज को, ठीक है। चलिए मिलेंगे अगेन अगले क्लास में, प्रॉपरली स्टडी कीजिए। आप सभी लोगों को राधे राधे।